नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं आप सबों का भाई, आपका बेटा सुभाकर मिश्रा लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बहुत ताज्जुब होती होगी आप लोगों को कि 1 महीना ये परिदृश्य से गायब कैसे रहे। वैसा व्यक्ति जो अपने समाज से कभी दूर नहीं होता था, अपने समाज के भलाई के लिए, अपने समाज में अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता था, ऐसा व्यक्ति समाज को छोड़कर 1 महीने से लापता क्यों है। सारे लोगों को ये पता चल गई होगी कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, उस पार्टी के विधायक के द्वारा नावकोठी थाना कांड संख्या 21/2021 में मुझे और मेरे पिताजी को अभियुक्त बनाया गया। और मैं ये नहीं चाहता था कि अभी आप लोगों के बीच आऊं, चूंकि अभी जांच का दौर चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोगों का ये सोचना था कि पहले पुलिस जांच करके ये जनता के सामने सच्चाई सामने लाए, पुलिस इस चीज का लोगों को बताए कि इस घटना का कारण क्या था, इस घटना को किसने किया, किसने करवाया, किसकी साजिश थी। इन सारी बातों के बाद जब पुलिस इस केस का उद्भेदन करे, खुलासा करे, तब मैं आप लोगों के बीच आऊंगा और अपनी जो भी बातें होगी आप लोगों के बीच रखूंगा। लेकिन मुझे जो पता चल रहा है कि अभी एक पार्टी विशेष के द्वारा, स्वर्गीय गणेश पोद्दार के परिवार के लोगों के द्वारा हमारे लोगों के बीच, बिशनपुर पंचायत के जनता के बीच हम लोगों के बारे में तरह तरह की निगेटिव बातें बताई जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भोली भाली जनता के बीच हम लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ज्यादा इंतजार करना सही नहीं होगा, इसलिए मैं भी अपने बातों को जनता के सामने रखूं और जनता फैसला करेगी, पुलिस जांच करेगी कि इसमें दोषी कौन कौन है या निर्दोष कौन है। तो मैं सबसे पहले सिलसिलेवार जिस दिन स्वर्गीय गणेश पोद्दार जी की हत्या हुई, उस दिन अपने पूरे दिन का कार्यक्रम के साथ सिलसिलेवार से ढंग से मैं आपको सारी बातें बताने जा रहा हूं। दिनांक 16/2/2021 सरस्वती पूजा के दिन मैं अपने पिताजी को लेकर अपने गाड़ी से उनका इलाज करवाने बखरी बाजार गया था। चूंकि 1 दिन पहले मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, सुबह में मैंने उनको दवा हुआ दिया था, लेकिन उनका जिद था कि उनकी जांच कराई जाए। तो ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। काश मैं अगर उस दिन बखरी नहीं जाता तो इस घटना को दूसरे रूप में लिया जाता। अगर मैं गांव में रहता तो इसे और दूसरे तरीके से रंग दिया जाता, लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी। मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और कभी गलत रास्ते पे चला नहीं। इसी का फल मुझे मिला कि मैं उस दिन बखरी में था। मैं अपने पिताजी को लेकर अपने गाड़ी से बखरी पहुंचा। लगभग दिन के 12:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा जिस टाइम मैं बखरी के लिए निकला था। आप लोग हमारी गाड़ी को पहचानते हैं भली भांति। ये हमारी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। आपने देख लिया, इसी गाड़ी से मैं बखरी के लिए लगभग 12:30 बजे निकला था। और सबसे पहले 12:57 पर मैं बखरी बाजार राइस मिल के सामने मनोज चौधरी का किराना दुकान है, होलसेल का। बचपन के वो हमारे मित्र रहे हैं। मैं उनके दुकान पर रुका और उन्होंने 2 दिन पहले मुझे फोन किया था, चूंकि 17 तारीख से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला था। उन्होंने मुझे कहा था कि सुभाकर जी, मेरे बेटे को बरौनी जाना है परीक्षा देने के लिए, आप 3-4 दिन के लिए गाड़ी अपना मुझे दे दीजिएगा। तो मैं वहां उनको यह कहने के लिए रुका था कि कल आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको गाड़ी का व्यवस्था करने का जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर के मैं उनके दुकान पे रुका था और मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। वो दुकान से निकलकर मेरे पास आए,
हमसे 2-3 मिनट की बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद फिर हम लोग बाजार की तरफ आगे बढ़ गए। संयोग बस उनके दुकान पर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं लगभग 1 वर्ष से। ईश्वर बहुत बड़े हैं और सच्चाई का हमेशा ईश्वर साथ देते हैं, इसलिए वो बखरी पहुंचने का जो मेरा सीन था उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिर हम लोग वहां से अपने परिवार के फैमिली डॉक्टर आर्यन झा, जो कि दुर्गा नर्सिंग होम चलाते हैं बखरी बाजार स्थित पुरानी दुर्गा स्थान के पास, मैं उनके क्लिनिक के पास गया। विश्व बंधु पुस्तकालय के आगे गाड़ी साइड किया, वहां पे उतरा और अपने पिताजी को लेकर के डॉक्टर साहब के क्लिनिक में गया। मेरे गाड़ी से उतरने से लेकर और क्लिनिक में प्रवेश करने तक की सारी वीडियो फुटेज डॉक्टर साहब के क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जो कि मैंने निकलवा लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास चैम्बर में पहले से कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। मैं और मेरे पिताजी भी वहां जाकर बैठ गए और डॉक्टर साहब ने हालचाल पूछा। मैंने कहा कि पिताजी का तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, इनको दिखाने आया हूं। हालचाल पूछने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ काम है, आप आधे 1 घंटे इंतजार कीजिए, फिर मैं इनको देख लूंगा। डॉक्टर साहब के चैम्बर में पहले से कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब के बेटे ने वहां पे उन सबका फोटो लिया। संजोग बस उसमें हमारा और मेरे पिताजी का भी फोटो आ गया। आप उस फोटो को पहले देख लीजिए। पापा का इलाज करवाने के बाद, डॉक्टर साहब से दिखाने के बाद, दवा खरीदने के बाद मैं वहां से रूबी जांच घर जो सेवा सदन वाली गली में है वहां पर गया। पापा जी का ब्लड का सैंपल दिया। चूंकि रिपोर्ट होने में थोड़े से वक्त लगते और मुझे मार्केट में कुछ काम भी थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि पापा को भेज देना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अपने ड्राइवर गोविंद कुमार झा, जो कि पहसाड़ा के हैं, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप पापा को घर छोड़ दीजिए, मैं मार्केट का कुछ काम है कर लेता हूं और फिर मैं शाम में आपको कॉल करूंगा, तो आप मुझे यहाँ से वापस ले जाइएगा। तो गोविंद ने पापा को गाड़ी में बिठा करके लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, 3 बजे के आसपास पापा को वो लेकर के घर चले आए। पापा को भेजने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास मुझे कुछ बाजार के काम थे और वहां पे मेरा एक एजेंट, ऑनलाइन एजेंट है चंदन पाठक, जो कि बखरी पुरानी दुर्गा स्थान, ये बखरी पुरानी थाना के पास काली मंदिर है, वहां पे उनका घर है। तो वो कुछ ऑनलाइन काम करते हैं और मेरे रेलवे के एजेंट भी हैं। तो मैं उनके यहाँ कुछ कार्यवश गया था। स्टेट बैंक के अकाउंट से उनके कस्टमर का 3 जमीन का रसीद काटा गया और वो तीनों रसीद मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। और ये बैंक का जो स्टेटमेंट है मेरा 16 तारीख का, वो 5 बजे के लमसम का, 5 बजे के आसपास शाम में मैंने वहां पे उनका रसीद काटा हूं। तो मैं लगभग जब रसीद काट लिया था, वहां पे चाय पी रहा था, तो उस समय ताबड़तोड़ मेरे मोबाइल पे फोन आने शुरू हो गए। पहला फोन सरपंच का था और उन्होंने कहा कि मुखिया जी को गोली मार दिया है। सुनकर बहुत ताज्जुब हुई। मैंने पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की घटना हो सकती है, क्योंकि मेरे पंचायत का ये पुराना इतिहास रहा है कि मेरे पंचायत में राजनीति चाहे जितनी हो, लेकिन हम लोगों के उम्र में, हम लोगों के होश में आज तक उस पंचायत में हत्या कभी किसी की नहीं हुई। बगल के इलाके में इस तरह की बातें होती थी, लेकिन हमारा पंचायत अछूता था इन चीजों से कि वहां पे कभी कोई हत्या नहीं हुई थी। तो मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। मैं बहुत ज्यादा वहां पे चिंतित हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उन लोगों ने कहा कि सर कोई विशेष बात, मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने घर फोन किया, घर फोन करके बोला कि गाड़ी भेजो, मैं घर आना चाहता हूँ। फिर मेरे घर से गाड़ी लेकर के गोविंद आया और बखरी ढाला चौक के पास लगभग समय
20 मिनट से 6:30 के बीच का समय रहा होगा। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखा है, वहां पे एक फल की दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो कैद हो गई है। जब मेरी गाड़ी आई है और मैं उस गाड़ी में बैठ करके घर के लिए रवाना हुआ हूं, तो सीसीटीवी में जो टाइम शो हो रहा है उसके हिसाब से समय 6:22 का था शाम का। फिर मैं उस गाड़ी में बैठा, देखिए गाड़ी एंट्री ले रहा है। ऑरेंज कलर का है। यही गाड़ी है। दुर्गा स्थान से आया, फिर बैक किया है। तुरंत बैक कर लिया। बैक किया है, देखिए फिर रोकता है कि नहीं। हाँ देखिए वहाँ कॉर्नर पे रोका है, शायद कोई बैठ रहा है। हाँ कोई बैठा है, फिर चल गया। गाड़ी में बैठने के बाद मैं सेवा सदन की गली में आया, रूबी जांच घर, जहां पर पिताजी का ब्लड का जांच के लिए उसका रिपोर्ट प्राप्त किया। समय ताबड़तोड़ बहुत सारे फोन आए कि आपके यहाँ ऐसा घटना हुआ है, सुनते हैं कि मुखिया को गोली मार दिया है। हाँ, मैंने सारे लोगों को कहा कि मेरे पास भी ऐसी जानकारी आई है, लेकिन मैं अभी गांव में नहीं हूँ। गांव जाकर के इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी कि घटना क्या है, कैसे है। फिर वहां से पापा का रिपोर्ट लेने के बाद मैं घर के लिए रवाना हो गया और लगभग 6:45 से 7 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा जब मैं अपना घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जो वहां का माहौल देखा, मेरे परिवार के लोग काफी गमगीन थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि बहुत लोग इस कम से कम बिशनपुर पंचायत के लोगों को तो पता है कि मेरे पापा और गणेश पोद्दार की राजनीति बिल्कुल एक साथ हुई। वो मेरे पापा के शिष्य थे, मेरे पापा ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला था और इस बात को उस पंचायत का एक एक व्यक्ति जानता है। नावकोठी प्रखंड का ही नहीं, बेगूसराय जिले में लोग जानते हैं कि केसरी नंदन मिश्र ने गणेश पोद्दार को उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया और दोनों व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी में लगभग 30 वर्षों तक एक साथ काम किया। तो मेरे पापा उस समय बहुत ज्यादा रो रहे थे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी रो रही थी, मेरी माँ रो रही थी, क्योंकि मैं उनका कोई दुश्मन तो नहीं था। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अगर राजनीति में कोई किसी का दुश्मन अगर समझता है तो वो राजनीति नहीं, वो घटिया राजनीति कही जाएगी। राजनीति में प्रतिद्वंदी होता है, राजनीति में प्रतिद्वंदी होता है, न कि दुश्मन होता है। गणेश पोद्दार मेरे प्रतिद्वंदी थे, मेरे दुश्मन नहीं थे। और मेरे परिवार में उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। कल जब गणेश पोद्दार जी का पोस्टमार्टम होने के लिए लाश को बेगूसराय ले जाया गया, तो लाश आने के बाद मेरे पापा इस जिद पर अड़े हुए थे कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी पर परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा रोका कि नहीं, आप अभी आपकी तबीयत सही नहीं है, आप मत जाइए। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने फूल और अगरबत्ती लेकर के सैदपुर पोखर पर जाकर खड़े हो गए और लाश के होने का इंतजार किया। जब लाश गौरीपुर की तरफ से होकर आई तो उन्होंने गाड़ी रुकवाया, वहां पे जाकर के उनको फूल मालाएं चढ़ाई, उनको प्रणाम किया, उनका अंतिम दर्शन किया, जिसका सबूत ये वीडियो देख लीजिए। फिर पता चला कि उसी दिन यानी कल होकर के 17 तारीख को लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास उनकी लाश को ले जाया गया अंतिम क्रिया के लिए। और इसी बीच हमें एक फोन आती है। मैं तब तक बिल्कुल अनजान था, मुझे इस तरह की गंदी हरकत का कहीं से अंदेशा नहीं था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटियागिरी मेरे साथ होगी। एक फोन कॉल आता है
जिसमें मुझे बताया जाता है कि गणेश पोद्दार हत्याकांड में आपका नाम भी अभियुक्त के लिस्ट में डाला जा रहा है। जब मुझे ये पता चला कि उनके हत्याकांड में हम लोगों का भी नाम डाला जा रहा है, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं होगी, क्योंकि उनके पार्टी में भी बहुत सारे समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। चूंकि घटना होने के बाद उनके बेटे ने जो बयान दिया, उनके भाई ने जो बयान दिया, बखरी के डीएसपी ने जो बयान दिया, न्यूज चैनल पे जो दिखाया गया, वो आप पहले देख लीजिए कि उन लोगों ने क्या कहा। पंचायत चुनाव से पहले खेला गया खूनी खेल। अपराधियों ने बिशनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और मुखिया पति गणेश पोद्दार की गोली मारकर हत्या कर दी है। देवपुरा चौक के पास बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने वहां पहुंचकर उन्हें 3 गोली मारी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चौक पर भोलेलाल सैनी की दुकान पर बैठकर बात कर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात बदमाश इस घटना को अंजाम देकर चलते बने। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश आया, स्टार्ट गाड़ी पर ही एक बदमाश। तो आपने देख लिया वीडियो में कि समाचारों में, समाचार पत्रों में, उनके परिवार के बयानों में स्पष्ट ये कहा गया कि मुखिया जी देवपुरा चौक पर भोलेलाल सैनी के दरवाजे पे बैठे हुए थे और साथ में उनका बेटा टुनटुन पोद्दार भी था। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी आता है और मुखिया जी पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देता है, और मुखिया जी को गोली मारने के बाद वो अपराधी शमशा की तरफ भाग जाता है। ये आपने अभी वीडियो में देख लिया। अब जब इनके परिवार के लोगों के द्वारा एफआईआर की जाती है, जो थाने में रपट लिखाई जाती है, उन्होंने उस रपट में ये लिखा है कि 2 मोटरसाइकिल पे 6 अपराधी आए थे। तो पहला मोटरसाइकिल जो है उस पे इन्होंने उस 3 लोगों का नाम दिखाया है जिन्होंने इनके पिता को गोली मारा। ये टुनटुन पोद्दार का बयान है जो इन्होंने लिख करके थाने में दी है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आया था और मेरे पिताजी को गोली मारकर शमशा की तरफ चला गया, और दूसरे मोटरसाइकिल पे मुझे दिखाया जाता है, मुझे घटना स्थल पे दिखाया जाता है, क्रिमिनल के साथ दिखाया जाता है, हत्या करने वालों के साथ दिखाया जाता है, मेरे छवि को खराब करने के लिए, मेरी समाज में प्रतिष्ठा को गिराने के लिए, और एक छोटी सी लोभ के कारण कि ये हमारे प्रतिद्वंदी हैं, अगर इनका नाम मैं मुकदमा में डाल देता हूं तो ये 2-3-4 महीने के लिए ये जेल में रहेंगे या फरार रहेंगे और मैदान खाली मिलेगा, मुझे जैसा करना होगा मैं चुनाव आराम से जीत लूंगा। तो एक चुनाव जीतने के लिए इन्होंने मुझे अपराधी के साथ, मैं इस बात को लेकर के इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से मैं इस बात का दावा करता हूं कि बिशनपुर पंचायत का कोई एक व्यक्ति कह दे कि घटना के समय सुधाकर देवपुरा चौक के आसपास देखा गया है, तो मैं सारी सजा अपने आप स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति, इस तरह की घटिया राजनीति कि मैं बखरी में हूं और मुझे घटना स्थल पे दिखाया जा रहा है। मैं, आप लोग ये देख लीजिए, ये जो उन्होंने एफआईआर किया है, ये एफआईआर का नकल आप लोग, मुझे जिस मोटरसाइकिल पे दिखाया गया है घटना स्थल पर, मेरे साथ गाड़ी चलाते हुए मुझे दिखाया गया, मेरे पीछे विजय शंकर महतो जो अभी वर्तमान सरपंच के पति हैं और पूर्व सरपंच रहे हैं, उनको दिखाया गया है, और तीसरा व्यक्ति आलोक कुमार गगन जो बिशनपुर का निवासी है, लक्ष्मी साहब का बेटा है, उसे मेरे मोटरसाइकिल पे दिखाया गया है कि ये तीनों दूसरे मोटरसाइकिल पर। जबकि मैंने शुरू में आपको इसलिए बकरी की सारी सबूत दी कि आप देखिए कि घटना के समय मैं कहां था। क्या ऐसा संभव है कि एक समय पर एक व्यक्ति 2 जगह पे रह सकता है क्या? या तो सुधाकर मिश्रा बखरी में होगा या सुधाकर मिश्रा देवपुरा चौक पे होगा। अगर आप साबित कर दोगे कि सुधाकर मिश्रा देवपुरा चौक पर था,
तो मैं आपको कहता हूं कि आजीवन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन सारी जानकारी के बाद लगभग जब मुझे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फोन आया था कि आप लोगों का नाम भी दिया जा रहा है मुकदमे में, मैं घटना के 2 दिन तक गांव में हूं। मैं अपने घर पर हूं, गांव के सैकड़ों लोगों ने देखा, मैं नियमित दिनचर्या की तरह अपने दरवाजे पर बैठा हूं। जब मुझे खबर आती है कि आप लोगों का नाम भी FIR में दर्ज करा दिया गया है, मैं 17 तारीख की रात 9:30 बजे अपने घर से निकल। हम लोगों के गांव से निकलने के बाद हमारे लोगों ने, हमारे समर्थकों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं से, नावकोठी प्रखंड के जो भी कम्युनिस्ट के नेता हैं, उन सारे लोगों से बात किया गया। उनसे पूछा गया कि इस तरह की घटिया राजनीति क्यों हुई। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन लोगों ने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, हमसे पूछ करके इन लोगों का नाम नहीं दिया गया, और अगर इन लोगों का नाम दिया गया तो बहुत ही गलत हुआ है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत हुआ कि इन लोगों को फंसाया गया, ये कोई तरीका नहीं है। मैं कम्युनिस्ट के उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, आप मुझे शिक्षा देंगे कि आपको पूछा गया या नहीं पूछा गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस मुकदमे की साजिश, इस मुकदमे में किनका नाम दिया जाए, ये बिशनपुर में नहीं रचा गया, ये गणेश पोद्दार जी के घर पे नहीं रचा गया। जब उनका लाश पोस्टमार्टम होकर के बेगूसराय कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी ऑफिस कार्यानंद भवन गया, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा मीटिंग करके फैसला लिया गया कि इन सारे लोगों का नाम मुकदमा में डाला जाए। क्यों? क्योंकि मैं NDA को लीड करता हूं नावकोठी प्रखंड में, मेरे पिताजी लीड करते हैं नावकोठी प्रखंड में, और इस साजिश के पीछे बखरी के वर्तमान विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी का सारा साजिश उनका रचा हुआ है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बैठक करके इन सारे लोगों का, अब इस बात से आपको आश्चर्य होगा जानकर कि घटना करने वाले अपराधियों के बाद जो 3 व्यक्ति घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद जितने भी लोगों का नाम डाला गया है इस मुकदमे में, वो सारे लोग या तो भाजपा के हैं या जदयू के हैं। ये क्या दर्शाता है कि आप अपना कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए, नावकोठी प्रखंड में अपना सिक्का जमाने के लिए आप इस तरह से विपक्ष के लोगों को मुकदमे में फंसाएंगे, उनकी हत्या करवाएंगे, उन्हें साजिश का शिकार बनाएंगे। ये आपकी राजनीति है। कम्युनिस्ट के सारे नेताओं ने इस पे अपना विरोध भी दिखाया, फोन पे विरोध भी दिखाया कि केसरी नंदन मिश्र का नाम या उनके पुत्र का नाम जो इस मुकदमे में डाला गया, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण कदम है, ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यही सारे लोग मीटिंग करके, बैठक करके किसका नाम मुकदमा में डालना है, इन लोगों ने तय किया। और ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने जिस केसरी नंदन मिश्र को मुकदमे में फंसाया है, उस केसरी नंदन मिश्र ने अपने जीवन के अनमोल 35 साल उस कम्युनिस्ट पार्टी को दान कर दिया, जिसको आपने मुदाले किया है। और आप मुझे पढ़ा देंगे, ये संभव नहीं है। आप मुझे झूठ बोलकर पगला देंगे, ये संभव नहीं है। आप भोली भाली जनता को ठगिए, मुझे मत ठगिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी अपने जीवन के 13 साल कम्युनिस्ट को दिया। 13 साल उसका एक क्रियाशील सदस्य रहा। और 1995-96 के लोकसभा चुनाव में कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का मैं पोलिंग एजेंट था, मैं भी कम्युनिस्ट था। लेकिन आज अगर कम्युनिस्ट नहीं हूं तो इसी गणेश पोद्दार के कारण नहीं हूं, इनके कुकृत्य के कारण नहीं हूं। इन्होंने अपने कर्म से मुझे मजबूर किया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं। तो इसलिए मैं कम्युनिस्ट के अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं
कि आप बेनकाब हो चुके हो, आप पर जनता थूक रही है, आपके काले कारनामों पे लोग गालियां दे रहे हैं कि आप लोगों ने इतना घिनौना खेल खेला और सिर्फ एक पंचायत चुनाव जीतने के लिए हमें मुकदमे में फंसाया गया, भाजपा जदयू के अन्य लोगों को फंसाया गया। इसके दो वजह हैं। पहला वजह विधायक सूर्यकांत पासवान। मैं जनता दल यूनाइटेड का मीडिया सेल का प्रखंड अध्यक्ष हूं नावकोठी का और पार्टी का प्रवक्ता हूं। क्या विधायक जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं अपने पार्टी के साथ गद्दारी करता, आपका वोट मांगता? नावकोठी प्रखंड के हर एक पंचायत के हर लोगों ने देखा कि मैंने अपने पार्टी के लिए खून पसीना एक कर मेहनत किया और अपने पंचायत में भी एनडीए के उम्मीदवार को जिताया और नावकोठी प्रखंड में भी जिताया। तो क्या विधायक जी आप वैसे अपने विपक्ष के लोगों को, जो आपका विरोध कर रहे थे, जो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को मुकदमे में फंसा करके उसे कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं? भ्रम मत पालिए विधायक जी, यह बंदा नीतीश कुमार का सिपाही है और नीतीश कुमार का ही सिपाही रहेगा। और मैं आपको खुले मन से ये चैलेंज करता हूं कि आप बिशनपुर पंचायत में भी हारे और नावकोठी प्रखंड में भी हारे और अगले चुनाव में भी आपको बिशनपुर में भी हराऊंगा और नावकोठी में भी हराऊंगा। क्या आपको लगता है कि मुकदमे में फंसा देने से हम लोग सच्चाई का रास्ता छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक मुकदमे में हम लोगों को फंसाए हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे विरोधियों के द्वारा मेरे परिवार पर लगभग आधे दर्जन झूठे मुकदमे डाले गए, लेकिन एक ईश्वर का आशीर्वाद और अपनी सच्चाई के बदौलत आज तक मेरा बाल बांका नहीं हुआ। और मैं आज भी आप सबों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मुकदमे की भी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद में बिल्कुल निर्दोष साबित अगर नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा। मुझे अपने आप पर विश्वास है। क्या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, एक अच्छा इंसान क्या इस तरह की घटियागिरी करेगा? दूसरा पहलू गणेश पोद्दार के परिवार की तरफ से कि उन लोगों को ये लगा कि अगले 2 महीने के अंदर पंचायत का चुनाव होने वाला है, अगर इन लोगों का नाम केस में डाल देते हैं तो या तो ये लोग 2 महीना 6 महीना फरार चलेंगे या तो इन्हें 3 महीने जेल में रहने पड़ेंगे और तब तक चुनाव गिनती सारा कहानी खत्म हो जाएगा, मैदान खाली मिलेगा और हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। मैं आपके परिवार के लोगों को ये कहना चाहता हूं, आपने मुझे गांव से दूर कर दिया, आपने मुझे जनता से अलग कर दिया। वहां की जनता उसी पंचायत में बैठी है और मेरा उम्मीदवार भी वहीं पे है। आपके द्वारा किए गए इस कुकृत्य को, इस जघन्य अपराध के लिए बिशनपुर पंचायत की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और आपको अगर लगता है कि आप किसी को मुकदमे में फंसाकर चुनाव जीत लेंगे तो इस भ्रम में आप मत रहिए। बराबर सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा है कि बखरी के विधायक सदन में बहुत आवाज उठा रहे हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो। विधायक जी, मैं भी इसका पक्षधर हूं, मैं भी इस लड़ाई में आपके साथ हूं। जिन्होंने गणेश पोद्दार की हत्या की उन्होंने बहुत बड़ा भूल किया, बहुत बड़ा कुकृत्य किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग एक स्वच्छ राजनीति करते हैं। हम लोगों को भय इस बात का है कि आज गणेश पोद्दार इस पंचायत के मुखिया थे तो उनकी हत्या कर दी गई। क्या कल कोई दूसरा व्यक्ति उस पंचायत का मुखिया बनेगा तो क्या उसकी भी हत्या होगी? मैं उस पंचायत का मुखिया बनूंगा, क्या मेरी भी हत्या होगी? उस पंचायत में राजनीति करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख थी। मैं इस पे मंथन कर रहा था। मैं गणेश पोद्दार के परिवार के साथ था, मैं आपके पार्टी के इस कदम के साथ था, लेकिन आप विधानसभा में क्वेश्चन उठा रहे हैं। विधायक जी, आपसे जनता यह जानना चाहती है कि आप बखरी विधानसभा के विधायक हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं।
आपने यह साबित किया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, बखरी विधानसभा के विधायक नहीं हैं। मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूं कि आप हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सड़क से सदन तक आप एक किए हुए हैं। क्या विधायक जी आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप एक लाइन ये भी बयान दे देते कि इस मुकदमे में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है? क्या आपके विधायक पद की गरिमा ये कहती है कि एक विधायक के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को इस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाया जाए? क्या यही कम्युनिस्टों की राजनीति है? कॉमरेड सूरज नारायण सिंह यही राजनीति करते थे, कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की यही राजनीति थी। आप लोगों ने कम्युनिस्ट को जनता की नजर में बेनकाब कर दिया। कम्युनिस्ट से लोग घृणा कर रहे हैं आप लोगों के कुकृत्य से। विधायक जी, आप जिस पार्टी का आज विधायक हैं, आपको बना बनाया घर मिला। आपको पता होना चाहिए कि नावकोठी प्रखंड में कम्युनिस्ट पार्टी को किसने बनाया? इसी केसरी नंदन मिश्र ने, कॉमरेड स्वर्गीय गणेश सिंह ने, कॉमरेड गणेश महतो ने, कॉमरेड स्वर्गीय रामकिशन साहनी ने, शहीद कॉमरेड लक्ष्मी चौधरी ने, इन लोगों ने कम्युनिस्ट की नींव रखी थी। आपने गणेश पदार्थ के नमक का इस तरह से उनका सिला दिया। आपकी पार्टी का ये रूल है कि आप चाहे कितना बड़ा भी जुर्म कर लो, आप चाहे कितना बड़ा पापी हो, पार्टी को चुनाव में फंड दीजिए, पार्टी को प्रोग्राम करने के लिए पैसा दीजिए। आप कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, आप गांजा का बड़ा से बड़ा तस्कर क्यों नहीं हो, कम्युनिस्ट पार्टी आपको एक समाज सेवी और गरीबों का मसीहा कहेगी। क्या कम्युनिस्टों की यही राजनीति है? आप लोगों ने राजनीति के स्तर को इतना गिराया, और क्या आपको लगता है कि यह बात दब जाएगी? पूरे विधानसभा में इस बात को जनता के बीच हम लोग ले जाएंगे कि बखरी का विधायक सूर्यकांत पासवान इस तरह से फंसाता है एनडीए के कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल आपने गलत किया विधायक जी, मैं आपके इस कदम का बिल्कुल निंदा करता हूं। माननीय विधायक जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि एनडीए के कार्यकर्ताओं को इस तरह से मुकदमे में फंसाकर आप नावकोठी प्रखंड में अपनी जनाधार बढ़ा लेंगे, तो यह आपकी भूल है। जनाधार इस तरह से मुकदमे में फंसाने से नहीं बढ़ते हैं, जनता का काम करने से होता है, जनता का दिल जीतने के लिए होता है, जनता के सुख दुख में खड़ा होने पर जनता साथ होती है, न कि इस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाकर जनता आपका साथ देगी। यह आपका सोचना सर्वथा गलत है। अगर आपको सदन में आवाज उठाना ही है विधायक जी, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके ही पार्टी के विधायक राम विनोद पासवान के विधायक निधि से बने बिशनपुर वार्ड नंबर 2 गणेश पोदार के मकान के पास विधायक योजना से वर्ष 2008-9 में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया। आपके नेता गणेश पोदार ने उस सामुदायिक भवन के ऊपर अपना 2 मंजिला भवन खड़ा कर लिया। भारत के किस संविधान में यह लिखा है कि सरकारी भवन के ऊपर आप कब्जा, अवैध रूप से कब्जा कर लेंगे? आपको सदन में आवाज उठानी है। आप अगर सच में विधायक हो तो आप सदन में इस आवाज को उठाओ कि बिशनपुर में सामुदायिक भवन के ऊपर जो निजी मकान 2 मंजिला मकान बनाया गया है उसका अतिक्रमण मुक्त हो, उसे खाली कराया जाए। मैं समझूंगा कि आप नीति और सिद्धांत की राजनीति करते हैं। मैं जनता को दिखाना चाहता हूं, ये देखिए गणेश पोदार का यही मकान है जिस नीचे सामुदायिक भवन है और ऊपर गणेश पोदार का 2 मंजिला भवन है। आप लोग देखिए। विधायक जी, अगर आपको सदन में आवाज ही उठाना है तो आप पता कीजिए कि बिशनपुर पंचायत में सीएसपी पर गरीबों के करोड़ों रुपये अंगूठे देकर निकाले गए हैं। करोड़ों रुपये निकाले गए हैं, गरीबों के करोड़ों रुपये लूटे गए हैं। वृद्धा पेंशन हर एक 3 महीनों पर आता था। 400 रुपया प्रति महीना की दर से 1200 रुपया गरीबों का होता था। सारे लाभुकों का बैंक खाता
अपने बेटे के सीएसपी पर खुलवा कर गणेश पोद्दार ने सारा पैसा अंगूठा डालकर निकलवाते थे और 1200 के बदले 400, 300, 500 जो जैसा मिलता था उसके साथ उस तरह का पैसा। अरे आपके अत्याचार से, आपके नेता के अत्याचार से, आपके नेता के भ्रष्टाचार से, उनके सत्ता के डर से गरीब मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। आप पता करवाइए, इसकी जांच करवाइए, तो गरीब आपको बताएगा कि वृद्धा पेंशन की राशि किस तरह से लूटी गई, सरकारी योजना का लूट किस तरह से बिशनपुर पंचायत में हुआ। आप अगर विधायक, सच में हम विधायक हैं, तो आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठाइए विधायक जी। मैं समझूंगा कि आप नीति और सिद्धांत की राजनीति करते हैं। विधायक जी, इस विधानसभा की जनता यह जानना चाहती है कि आपने विधानसभा चुनाव में जो 1 महीना जिस स्कॉर्पियो पे घूमा, वह स्कॉर्पियो किसका था? आपने गणेश पोद्दार का स्कॉर्पियो पे 1 महीना घूमा और उनके इस डोनेशन का शुक्रिया इस तरह अदा किया। अपने 80 वर्षीय पुराने कॉमरेड केसरी नंदन मिश्र को मुकदमे में फंसाकर उनका कर्ज अदा किया। धिक्कार है आपकी राजनीति पर। इस तरह की घटिया राजनीति कभी नहीं चल पाएगी। आपको अभी भी मैं कहता हूं कि विधायक जी, आप स्वच्छ और अच्छे लोगों के साथ राजनीति करें। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका गुणगान करेंगे, और गलत लोगों के चक्कर में आपकी छवि इतनी गिरेगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। क्या 80 वर्षीय कॉमरेड केसरी नंदन मिश्र, जिन्होंने पूरा जिंदगी कम्युनिस्टों को दान कर दिया, आपने उन्हें मुकदमे में फंसा दिया? क्या यही कम्युनिस्टों की राजनीति है? बिल्कुल नहीं। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के कुकृत्य करके आप एनडीए के कार्यकर्ताओं को दबा देंगे, तो नावकोटी प्रखंड का एक एनडीए का कार्यकर्ता आपका मुंह तोड़ जवाब देगा। बिशनपुर पंचायत में स्वर्गीय गणेश पोद्दार जी के कुछ समर्थक, कुछ लोग आजकल ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि उसका विरोधी था, इसलिए उसका नाम दे दिया केस में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं सारे लोगों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं, गणेश पोद्दार 5 साल मुखिया रहे और 5 साल उनकी पत्नी रही। इस 10 वर्षों में अगर मैंने गणेश पोद्दार के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी आज तक अगर एक एप्लीकेशन डाला है, तो आप प्रूफ कीजिए। मैंने आज तक एक जगह भी उनका विरोध नहीं किया। कहीं पे एक लाइन विरोध का कोई स्वर हमें बता दीजिए कि मैंने गणेश पोद्दार का विरोध किया। वो मेरे दुश्मन तो नहीं थे, मेरे प्रतिद्वंदी थे। और प्रतिद्वंदिता कब होती है? चुनाव में। चुनाव होता है, हम दोनों लड़ते, हम साथ लड़ते चुनाव। जनता जिसको चुन लेती वो मुखिया होता। क्या कोई मुखिया बनने के लिए इतना स्तर नीचे कर लेगा? हम लोगों ने कभी उनको अपना दुश्मन नहीं, बिल्कुल प्रतिद्वंदी बना के रखा कि ये मेरे प्रतिद्वंदी हैं। और प्रतिद्वंदिता कब तक चलती है? जिस दिन वोटों की गिनती हो जाती है, हम लोग प्रतिद्वंदिता खत्म कर देते हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे पार्टी के लोग, मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले सारे लोग मेरे घर पे आते थे और कहते थे कि गणेश पोद्दार का इतना बड़ा अत्याचार इस पंचायत में चल रहा है, सरकार की राशि लूटी जा रही है। आप लोगों को पता है, बिशनपुर पंचायत के एक व्यक्ति यह जानते हैं कि बलहा घाट में जो सड़क बनाया गया था, वो झाइल करके सड़क बनाया गया था। उसमें एक छिट्टा मिट्टी नहीं डाला गया था। ट्रैक्टर ले जाकर के, झाइल वाला जो ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर पे यहां से वहां रोड को जोत दिया और चौकी दे करके सारे राशि का गबन हो गया। क्या मैं सरकारी पार्टी का कार्य करता हूं? क्या मैं इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं दे सकता था? क्या मैं पंचायती राज मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दे सकता था? ग्रामीण विकास मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दे सकता था? मैंने नहीं दिया। मेरा एक मकसद था कि गणेश पोद्दार के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वह लोकतांत्रिक तरीके से होगी, जनता के मतों से होगी। और मैं गणेश पोद्दार को जनता के वोट से, जनमत से पराजित करूंगा। इस पंचायत का कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने मेरे हाथ में कभी लाठी देखा हो, जिन्होंने कभी मेरे हाथ में पिस्तौल देखा हो?
क्या मैं अपराधी हूं? मैं कलम का सिपाही हूं और कलम के माध्यम से जो सही होगा उसका विरोध मैं अवश्य करूंगा। लोगों का यह कहना कि उसका विरोधी था, मेरे अपने लोग जो आते थे, मेरे अपने समर्थक आते थे, वो इतना मजाक हम लोगों का उड़ाते थे, कहते थे जानते हो रात में गणेश पोद्दार इनसे मिलने आता है और इनका हिस्सा जो है इनको दे दिया जाता है, इसलिए ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मुझे ये सारी बातें सुनना पड़ता था, लेकिन मैंने आज तक उनके खिलाफ एक आवेदन कहीं नहीं दिया, उनके खिलाफ कहीं मुंह नहीं खोला। तो फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? किस लिए मेरे साथ ये अन्याय? आप किसी की जिंदगी से खेलने का आपको हक है? गणेश पोद्दार के परिवार को मेरे जिंदगी से खेलने का हक है? उनकी पार्टी को, ये सारे निर्दोष को जो फंसाया गया, उनके जिंदगी से खेलने का हक है? आप लोगों ने इतना बड़ा कुकृत्य किया। अगर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती, अगर पुलिस इस चीज का घटना का उद्भेदन नहीं करती, तो आपने तो इतने लोगों का जिंदगी नरक कर दिया, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या यही कम्युनिस्ट का सिद्धांत है? आप लोग यही राजनीति करते हैं? धिक्कार है आपकी राजनीति पर। अब जबकि जनता में इस बात का विरोध शुरू हो गया है, पंचायत की जनता, प्रखंड के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इन लोगों का नाम गलत तरीके से डाला गया, तो अब गणेश पोद्दार के बड़े पुत्र टुनटुन पोद्दार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि घटना हुई और सुभाकर ये सारे लोग गांव से फरार हो गए। तो मैं क्या समझूं? क्या समझूं? इसलिए मैंने शंका में इनका नाम दे दिया। क्या ये कह देने से बिशनपुर पंचायत की जनता आपको माफ कर देगी? आपको बख्श देगी? बिल्कुल नहीं। जनता ने देख लिया कि आपका और आपके पार्टी का यह सिद्धांत है, लड़वाना, मरवाना और फंसाना, ये कम्युनिस्टों का सिद्धांत है और जनता ने इस बात को देखा है और इसके लिए बिशनपुर की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अब वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि गांव से चले गए इसीलिए हमको शंका हुआ और हम नाम दे दिए। अरे साबित करके दिखाओ कि घटना के दिन मैं कहां था, या इस घटना में अगर मेरी कोई साजिश है, मैं इस साजिश में शामिल हूं, तो तुमको चैलेंज करता हूं कि तुम साबित करो कि मैं इस घटना में मेरा कहीं से कोई हाथ है। और आज आप सबों के बीच मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से वचन आपको देता हूं कि अगर इस घटना में मेरे खिलाफ एक भी सबूत सामने आ गए तो मैं सार्वजनिक जीवन से सदा के लिए संन्यास ले लूंगा। पंचायत में मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, मेरे प्रतिभा को देखकर पंचायत के आम आवाम का समर्थन मुझे प्राप्त है। लोग मुझे चाहते हैं। इन लोगों को इस बात का डर था कि ये इस बार के चुनाव में मुझे पराजित करेगा, इसलिए इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया कि हम लोगों का नाम एक आपराधिक मुकदमे, क्या इससे बड़ा भी कोई मुकदमा होता है? ये क्रिमिनल केस में सबसे बड़ा मुकदमा होता है। क्या समाज के सामने आप लोगों ने हमें क्रिमिनल घोषित किया? या कह करके कि मैं शंका में इन लोगों का नाम दे दिया, ये चलने वाला बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी छवि को खराब करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने क्या किया। पैक्स का चुनाव हो रहा था, पैक्स के चुनाव से 3-4 दिन पहले की बात है, इन लोगों ने पंचायत के सभी गांव में घूमकर लोगों को बताया कि सुभाकर फेसबुक पे हम लोगों को गाली लिख के डाल रहा है, सुभाकर फेसबुक के माध्यम से हमको धमका रहा है। मैं आप तमाम जनता को हाथ जोड़ता हूं और बेगूसराय की संपूर्ण पुलिस प्रशासन से यह विनती करता हूं कि मेरे फेसबुक अकाउंट की एक एक पोस्ट को निकाला जाए। अगर गणेश पोद्दार या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अगर एक लाइन विरोध का एक शब्द अगर दिखा दिया जाए तो मुझे सड़क पे फांसी दे दिया जाए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने अपना रंग दिखाया, आप लोगों ने अपना घटियागिरी दिखाया। आप लोगों को पता होगा आजकल फेसबुक पर एक पोस्ट घूम रहा है, मुर्गा कम्बल दारू वाला, पंचायत चुनाव से संबंधित, कि अच्छे लोगों का चुनाव करें, जनहित में जारी है वो है। पहली बार वो पोस्ट बेगूसराय खबर पर चला था और बेगूसराय खबर से होते होते किसी मित्र ने मुझे भी भेजा था और मुझे वो पोस्ट अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसे शेयर कर दिया। और उसी पोस्ट को दिखा करके मुझे बदनाम किया जा रहा था कि
कि सुधाकर गाली दे रहा है। मैं चैलेंज करता हूं गणेश पोद्दार के परिवार के लोगों को और उनकी पार्टी को कि गणेश पोद्दार के खिलाफ एक शब्द भी मेरे फेसबुक अकाउंट से अगर आप बता दें तो मैं मान लूंगा। हमारे कुछ विरोधी ये भी कहते हैं कि वो बड़बोलापन है, बहुत ज्यादा बोलता है और इसीलिए उसका नाम मुकदमा में डाल दिया गया। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि तुमने एक मुकदमे में मुझे फंसाया है, ऐसे दर्जनों मुकदमों में मुझे फंसा कर देख ले। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं सही हूं, सच्चा हूं, तो तुम दर्जन मुकदमा करो या 1000 मुकदमा करो, या सुधाकर मिश्रा तुम्हारे मुकदमों से डरने वाला नहीं है और तुम्हारे एक एक कुकृत और पाप को जनता के सामने लाया जाएगा और इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। हमने अब आपको अभी कहा है कि मैंने गणेश पोद्दार जी के खिलाफ एक लाइन आज तक कहीं दरखास्त नहीं दिया, कहीं पे आवेदन नहीं दिया, लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी से खेल गया। मैं आपको आज भी माफ कर रहा हूं कि आपने जो किया वो पाया और आप जो कर रहे हैं वो भी आप पाएंगे। ईश्वर सब कुछ देखते हैं, ईश्वर आपका न्याय करेंगे, बिशनपुर की जनता आपका न्याय करेंगे। मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूं, एक सामाजिक कार्य करता हूं, ना मुझे लाठी चलाना आता, ना मैंने हथियार देखा है, तो मैं तो आपसे लड़ने के लायक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई का साथ हमेशा दूंगा और सच्चाई पर लड़कर आपके खिलाफ आपके एक एक साजिश का बेनकाब करूंगा। ये भी कहते हैं कि अपने आप को नीतीश कुमार समझता है। मैं वैसे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का मैं एक सिपाही हूं, उनके पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पूरे बिहार के जितने भी लोग उनके पार्टी के हैं, सारे लोग अपने आप को नीतीश कुमार समझते हैं। अगर मैं अपने आप को नीतीश कुमार समझता हूं तो क्या बुराई है? हर नीतीश कुमार का कार्यकर्ता नीतीश कुमार है। आपके तरह मुकदमे में फंसाने का काम नहीं, विकास के काम में विश्वास रखता हूं, जनता के हित के मुद्दे पर बात करने पर विश्वास करता हूं, न कि हत्या करवाने और मुकदमा करवाना। ये आपका संस्कार है, हम लोगों का नहीं। बिशनपुर पंचायत के लोगों को एक बात की जानकारी जरूर होगी। मेरे पिताजी अपने पंचायत के 2 बार मुखिया रहे, वर्ष 2001 में और वर्ष 2006 में 2 बार मेरे पंचायत के मुखिया निर्वाचित हुए और मेरे पिता के मुखिया निर्वाचित होने के बाद अगला बार जब चुनाव आया तो इन्हीं सारे लोगों ने, मेरे विपक्ष के लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी जनता के बीच कि केसरी झा लोहिया नगर में 32 कोठली का मकान बनाया है जनता को लूट करके। मैं आप पंचायत के प्रखंड के तमाम लोगों से अपील करता हूं, आप पूरी जिंदगी लोहिया नगर में खोजते रहेंगे कि केसरी झा का मकान कहां है, तो लोहिया नगर में आपको केसरी झा का मकान नहीं मिलेगा। यही लोग फैलाते थे भ्रम। और अगर आपको गणेश पोद्दार का मकान लोहिया नगर में देखना है तो आप जा करके देख लीजिए कि वहां पे मकान लोहिया नगर में बना है या नहीं बना है। ये हम में और उनमें फर्क है। मेरे पिताजी 2 टर्म मुखिया रहने के बाद कोई राजनीतिक दल के लोग, कोई हमारे विरोधी, मैं सारे लोगों से ये अपील करता हूं कि आप जांच करवाइए कि केसरी नंदन मिश्र ने मुखिया रहते हुए कितनी संपत्ति अर्जित की, कितनी संपत्ति बनाई। एक मकान नहीं बना पाया वो इंसान। और आपने नावकोटी प्रखंड में 9 मुखिया हैं। 9 मुखिया मिलाकर के जितना संपत्ति होगा उतना अकेला गणेश पोद्दार की संपत्ति है। कहां से आया? योजनाओं की लूट की गई। दर्जन भर योजना ऐसे हैं जो कि कागज पे हुए। सड़क की ढलाई हुई, 1.5 इंची 2 इंची ढलाई हुआ। सबसे बड़ा घोटाला मनरेगा में, मनरेगा के माध्यम से फर्जी लोगों का नाम भर भर के मास्टर रोल बना करके बैंक ले जाया जाता है लोगों को महीने में, और एक एक मजदूर के नाम पे 15-15 हजार रुपए की निकासी होती है। और निकासी करने के बाद उस मजदूर के हाथ में 500 रुपया थमा दिया जाता है कि जाओ ताड़ी पी लेना, और बाकी पैसा का गबन होता है। क्या हमने कभी विरोध किया?
हमने किसी के पीठ पे लात मारा, किसी के पेट पर लात नहीं मारा। अगर आपने गलत किया तो जनता उसका जवाब देगी। मैं क्यों बोलूं इस पर, मुझे क्या जरूरत है इस पर बोलने की। लेकिन आज आप दर्जनों वाहन के मालिक हैं, दर्जनों जगह आपने जमीन खरीदा मुखिया रहते हुए, जेसीबी खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, ट्रक खरीदा। कहां से आया ये सब? वैसा इंसान जो अभी से 10 साल पहले आप लोगों को पता होगा कि गणेश पोद्दार जन वितरण प्रणाली का डीलर थे, और जब गेहूं चावल उठाव का टाइम आता था, तेल चीनी उठाने का टाइम आता था, तो बिशनपुर के लोग यह जानते हैं कि दरवाजे दरवाजे वह व्यक्ति भीख मांगता था कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं तेल बांटने के बाद आपका पैसा वापस कर दूंगा। उन वैसे लोगों के पास इस अरबों की संपत्ति कहां से आई? कभी मैंने सवाल उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आपको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दूंगा, मैं आपको जनता के मत से हराकर जवाब दूंगा। लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? आपने झूठे मुकदमे में फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। कभी ऐसा संभव नहीं है, ये सपने में भी मत सोचिएगा। स्वर्गीय गणेश पोद्दार जी के खिलाफ इतने सारे सबूत मेरे पास मिले, इतने सारे सबूत आज भी मेरे पास रखे हुए हैं कि अगर मैं उसको लेकर के उच्चाधिकारियों के पास चला जाऊं तो क्या होगा। इतनी बड़ी घोटाले बिशनपुर पंचायत में सीएसपी के माध्यम से हुआ। सारे लाभुकों का खाता अपने सीएसपी पर खुलवा करके सरकारी राशि की लूट की गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतने बड़े लूट में स्वर्गीय गणेश पोद्दार जी की हत्या से मात्र 3-4 महीने पहले की घटना है। इन्होंने बिशनपुर के जिस मुस्लिम का पैसा अंगूठा डालकर बैलेंस चेक करने के बहाने जिसका 10,000 रुपया उड़ाया था, वो बंदा इसकी शिकायत लेकर मेरे घर पर आया था। दम है तो बोलो, मैं उसको सामने करूंगा, वो बयान देगा। वो बंदा मेरे पास आया था या नहीं आया था। मैं कम्युनिस्ट पार्टी और उनके परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मैं उस बंदे को लेकर उस समय जिलाधिकारी के पास चला जाता तो क्या होता? आपने किसका पैर पकड़ा, और पैर पकड़ने के बाद उस मुस्लिम भाई का पैसा आपने वापस किया। सारे लोग जानते हैं, बिशनपुर का एक एक व्यक्ति जानता है। हमारे पंचायत के तमाम लोगों को यह पता है। मैंने 2016 का भी चुनाव लड़ा था इनके खिलाफ, गणेश पोद्दार जी के खिलाफ, और जनता का अपार समर्थन मुझे प्राप्त था और उम्मीद की जा रही थी कि मैं हजारों वोट से जीतने वाला हूं। इन लोगों की साजिश ने पंचायत के कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा अपने पंचायत से बाहर के कैंडिडेट को मेरे पंचायत में लाकर उनका नॉमिनेशन करवाकर और मेरा 900 वोट काटा गया। सारे पंचायत के लोग जानते हैं कि मैं चंद वोटों से चुनाव हारा था। क्या उस दूसरे पंचायत का व्यक्ति को अगर मेरे पंचायत में नहीं लाया जाता तो इनकी पाप की लीला जो थी ये तो 2016 में समाप्त हो गई थी। जनता ने इनको जवाब दे दिया था। लेकिन विपक्षी वोट दो खेमे में बटे, 900 वोट मुझे मिला, 900 वोट बाहरी उम्मीदवार को मिला और 900 से कुछ अधिक वोट गणेश पोद्दार को मिले, जिसके वजह से उन्होंने चुनाव जीता। नहीं तो आज जो इस पंचायत में रावण राज कायम है, लोग डर से बोल नहीं पाते हैं। मैं इस पंचायत के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि गलत का विरोध करें। अगर गलत का विरोध आप नहीं करेंगे तो गलत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आज आप सरकारी योजनाओं की राशि लूटी जा रही है, कल आपके पर्सनल पैसे लूटे जाएंगे। इसलिए अगर जो सही है उसे सही कहिए, जो गलत है उसे गलत कहिए। खास करके मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो लोग आजकल झंडा लेकर पूरा इनकलाब जिंदाबाद करते नजर आ रहे हैं, उन्हें मैं समझाना चाहता हूं कि दोस्तों, जिसने मुझे नहीं छोड़ा वो आपका होंगे क्या? अरे स्वर्गीय गणेश पोद्दार जी को मुखिया बनाने में उस पंचायत के जिन जिन लोगों ने
जिन जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया, जिन जिन लोगों ने अपनी योगदान दिया, क्या उन्होंने किसी को छोड़ा? सारे लोग आज रो रहे हैं। उनके साथ, सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, छल हुआ, और आप झंडा लेकर कूद रहे हैं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, इस घिनौनी राजनीति से बाहर आइए। ये किसी का नहीं हो सकते। जिसके नजर में पैसा की प्रधानता हो, वह व्यक्ति कोई से गिरा काम कर सकता है। इसलिए मैं और खास करके उन लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोगों के पास खबर आ रही है कि पंचायत के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, गंदे लोग भी हैं जो ये मन में लड्डू उनके मन में फूट रहा है, वो अंदर अंदर खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि हो आपकी उत गेल उता को जिंदगी जेल में सड़ जेते हो। मैं उनको कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि तुम आज मेरे बर्बादी पे खुश हो रहे हो, याद रखना कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। जिसने मुझे बर्बाद किया, कल वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए गलत लोगों के संगत को छोड़ो और सच्चाई का साथ दो और गलत में हाथ बटाना बंद करो। अंत में बहुत ज्यादा मैंने अपनी बातों को रखा, क्योंकि बहुत तकलीफ है, मन में पीड़ा है कि क्या मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को 302 के मुकदमे में फंसाया जाना चाहिए था? एक पंचायत चुनाव जीतने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी का विकास करने के लिए, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कुकृत। पुलिस इसकी जांच कर रही है, सही तथ्य सामने आएंगे। और खासकर मैं अपने समर्थकों से, अपने लोगों से, अपने चाहने वालों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आप लोग समाज में शांति बनाए रखिए और आप लोग ईश्वर पर भरोसा रखिए और कानून पर भरोसा रखिए। मैं कानून को मानने वाला हूं, संविधान को मानने वाला हूं। अगर मैं सही हूं तो मुझे डर किस बात का? कभी भी सांप, आप लोगों ने तो देहात में कहावत आप लोग बोलते हैं कि सांच को आंच कैसा। तो अगर मैं सच्चाई में हूं तो डर किस बात का? डर किस बात का? अरे सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं होगा। और सत्य को जो पराजित करने चलेंगे वो खुद पराजित होंगे। इसलिए मैं आप सबों से यह विनती करता हूं कि आप लोग समाज में शांति बनाए रखें। और चंद दिनों की बात है, पुलिस इस मामले का उद्भेदन करेगी। अगर सुभाकर मिश्रा इस केस में दोषी होगा तो वह सजा का हकदार होगा। और अगर सुभाकर मिश्रा का इस घटना से कोई लेना देना नहीं होगा, जितने गलत सही लोगों को फंसाया गया है मुकदमे में, वो सारे लोग इस मुकदमे से बाहर आएंगे, बरी होंगे। मुझे अपने देश के कानून पर, अपने देश के पुलिस पर, प्रशासन पर अटूट विश्वास है। और मुझे इस बात का विश्वास है अपने मन में कि सच्चाई की जीत होगी और सारे बेगुनाह बिल्कुल इस मुकदमे से बरी किए जाए। तो आप लोगों ने देखा कि गणेश पोद्दार के परिवार के लोगों के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा और उनके पार्टी के विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा किस तरह की घिनौनी हरकत की गई, किस तरह की साजिश रची गई। एनडीए के कार्यकर्ताओं को, भाजपा जदयू के कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या चला, आज मैंने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालकर उन लोगों को बेनकाब कर दिया। और मेरे पास इस घटना के 100 सबूत अभी भी और हैं, यह साबित करने के लिए कि हम लोग निर्दोष हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इनके इस साजिश को, इनके इस कुकृत्य को, इनके इस ओछेपन को, मैं चाहता हूं कि नावकोठी प्रखंड और बेगूसराय जिला का कोई ऐसा मकान नहीं हो, कोई ऐसा घर नहीं हो, कोई ऐसा परिवार नहीं बचे जिस परिवार तक यह वीडियो नहीं जाए। मैं आप सबों से हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, अनुनय विनय करता हूं कि इस पर्दाफाश के वीडियो को आप हर घर तक पहुंचाएं और इस वीडियो को शेयर करके इंसाफ की लड़ाई में
इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।